जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग जेके पर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज है 12 अगस्त 2022 और आज आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों इस वीडियो में हम लाए हैं बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। बायोलॉजी वीडियो सीरीज का ये अभी 8वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 7 वीडियो का एमसीक्यूज़ वाला वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को इस वीडियो का। हमारा पहला क्वेश्चन है, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि परिसंचरण तंत्र प्रणाली की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको आंसर पता हो, आने वाले क्वेश्चंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको आंसर पता हो तो अपना आंसर पहले कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका आ जाएगा राइट आंसर इसका विलियम बी। ठीक है, विलियम हॉर्वे। ठीक ना, तो इसका इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विलियम हॉर्वे। तो विलियम हॉर्वे ने क्या किया था? पहली बार परिसंचरण प्रणाली की संचारित प्रणाली की खोज किया था। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट को कुछ। दोस्तों देखिए, इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम हॉर्वे ने कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। ये बात आपको हर एक छोटी छोटी बातों को दिमाग में बैठा कर रखना है। सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली की पूरी प्रक्रिया और उसमें मस्तिष्क की भूमिका की विवेचना की थी। समझ रहे हैं? उन्होंने अपने शोध की विस्तृत व्याख्या 1628 ईस्वी में एक प्रकाशन एन अनाटोमिकल स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द हार्ट एंड ऑफ द ब्लड इन एनिमल्स में की थी। ठीक है, तो उन्होंने पूछ सकता है क्वेश्चन कि विलियम हॉर्वे ने सबसे पहले अपने किस शोध में 1628 में, ठीक है, ये सब बताया था। तो उनका एक शोध हुआ, ठीक है, और एक प्रकाशन निकला। वो प्रकाशन था एन एनाटोमिकल स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द हार्ट एंड ऑफ द ब्लड इन एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें उन्होंने अपने शोध को विस्तृत व्याख्या किया था। कब? 1628 में। तो इसको आपको ध्यान रखना है और याद रखना है। ठीक है, वो कहाँ के थे? तो वो इंग्लैंड के थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को दोस्तों। सो मेरे डियर फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएँ, जिसको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके कुछ सेकंड का वक्त ले सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर राइट, ऑप्शन ए, तो प्लीहा। ठीक है ना, तो जो पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं वो प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट को। दोस्तों देखिए आपके सामने है कि अस्थि मज्जा, जिसको बोलते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा से उत्पन्न लाल रक्त कणिकाएँ जब क्षतिग्रस्त या पुरानी हो जाती हैं तो वे कहाँ पे? प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, कहाँ पे? प्लीहा में। समझ गए? तो चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, तो इन चारों में से कौन है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक भेज सकते हैं। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, एक केंद्रकाणु है। ठीक है, सबसे बड़ा जो श्वेत रुधिराणु है उसका नाम क्या है? मोनोसाइट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या है आंसर? मोनोसाइट, सबसे बड़ा यही रुधिराणु है। समझ गए? आइए देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को। दोस्तों देखिए, मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। समझ रहे हैं? तथा इसका जो व्यास होता है वो 20 मीटर होता है। ठीक ना, ये इसको माइक्रोन बोलते हैं, 20 माइक्रोन मीटर हो सकता है। समझ रहे हैं? एक माइक्रोन में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है एक माइक्रोन में। यानी ऐसे एक माइक्रोन होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। समझ रहे हैं? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रोग
प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर बता सकते हैं पहले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट। ओके, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला जो सेल है वो लिम्फोसाइट्स है। आइए देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य को दोस्तों। दोस्तों देखिए, लिम्फोसाइट्स कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती है। ये क्या होती है? ये श्वेत जैसे बोलते हैं, दो टाइप की होती हैं रक्त कणिका, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये क्या है? ये डब्ल्यूबीसी है। जो लिम्फोसाइट्स है वो क्या है? वो डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स है। समझ रहे हैं? तो लिम्फोसाइट्स कणिका विहीन, ठीक ना, ये कणिका विहीन, इसमें बोलते कणिका होती नहीं है, ठीक है, कणिका विहीन होती है, श्वेत रुधिराणु होती है। ठीक है, यह श्वेत रुधिराणुओं की संख्या, मतलब इनकी यह श्वेत रुधिराणुओं की संख्या कुल संख्या का 20% से 30% होती है। समझ रहे हैं? यह दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। समझ रहे हैं? जिसमें बी लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाता है। HIV विषाणु जो होता है ना, वो लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देता है। समझ रहे हैं इसको? तो यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो HIV जो वायरस होता है, जिससे एड्स नामक रोग फैलता है, वो लिम्फोसाइट्स इसी श्वेत रुधिराणु जो सेल्स होता है, लिम्फोसाइट्स इसी को नष्ट कर देता है। जिससे क्या होती है, मानव की जो बॉडी की होती है प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाता है और आदमी बीमार पड़ जाता है। समझ रहे हैं इसको? तो यही कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, यानी लिम्फोसाइट सेल होता है, जो लिम्फोसाइट होता है श्वेत रुधिराणु, इसी को जो HIV वायरस होते हैं वो नष्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, आदमी एड्स नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में, हालांकि हमने देख लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी विसरण द्वारा। समझ रहे हैं? किसके द्वारा? तो विसरण द्वारा। आइए देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट को। दोस्तों देखिए यहाँ पे, देखिए विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें, हम जब श्वसन करते हैं, जब सांस लेते छोड़ते हैं, उस दौरान क्या होती है, गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। तो वो एक प्रक्रिया होती है, इसका नाम होता है विसरण। ठीक ना? हम सांस लेते हैं तो सांस जो हवा जाता है, ऑक्सीजन, वो रुधिर में कैसे मिलता है और वहाँ से CO2 कैसे छूटता है और हमारे नाक से बाहर निकलता है? तो वो विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। ब्लड में मिलता है गैस और वहाँ से बाहर आता है, तो वो उस प्रक्रिया का नाम है विसरण। ठीक है, जो श्वसन के दौरान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, फेफड़ों के आवरण को डैश कहा जाता है? क्वेश्चन है, फेफड़ों के आवरण को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? अगर आपका आंसर इसका पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। फेफड़ों की जो आवरण होती है, जो कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस झिल्ली। आइए देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट को दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके सामने है, फेफड़ों के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली या प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक ना, कहते हैं। यह फेफड़ों को बाहरी आघात से बचाने का कार्य करता है। स्तनधारियों तथा अधिकांश कशेरुकियों में 2 फेफड़े उपस्थित होते हैं। समझ गए? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तो रक्त है। क्या है? रक्त है। वो क्या है? ये प्राकृतिक कोलाइड है, ये नेचुरली बनाया गया है, रक्त। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को दोस्तों बस यही है कि संपूर्ण रक्त, प्लाज्मा एवं एल्ब्यूमिन जो है प्राकृतिक कोलाइड के उदाहरण होते हैं। समझ रहे हैं इसको? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है उसमें? ठीक ना, तो उस पाया जाता है
लौह। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। तो लौह पाया जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट को। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके सामने दिखाया जा रहा है, ये हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ठीक है, जिसमें लोहा पाया जाता है। यह टेट्रामर प्रोटीन होता है। इसमें 4 श्रृंखलाएं अल्फा 2 बीटा 2 होती हैं। अल्फा में 141 एमिनो एसिड तथा बीटा में 146 एमिनो एसिड होती हैं। समझ रहे हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित कर गहरे लाल रंग का ऑक्सीहीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है, जो विखंडित होकर ऑक्सीजन छोड़ देता है, और यही ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या होता है, विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है, वह CO2 को वापस लाती है। समझ रहे हैं। तो ये इसका मेन काम है हीमोग्लोबिन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन, ठीक ना। यानी रक्त धारा में जो रक्त होता है, यानी रक्त में ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मतलब जो आता है बाहर से, हम लेते हैं नाक के थ्रू, जो जाता है फेफड़े में, वो फेफड़े से हीमोग्लोबिन ही जाता है लाने के लिए। हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त को लेके और ब्लड में मिला देता है, जिससे क्या होता है, ब्लड लाल एकदम चमकदार हो जाता है। समझ रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है वही रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाता है और वहाँ से क्या होता है, CO2 को बाहर करता है। समझ रहे हैं। चलते हैं एक्स के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट को। बस कुछ खास दिया नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, मैंने कहने का मतलब इन चारों ऑप्शंस में से सबसे अधिक मित्रता किसके साथ होती है, सबसे अधिक प्यार किसके साथ करता है हीमोग्लोबिन? तो आपके सामने ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन के लिए, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आप आंसर जानते हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में हम तक भेज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। मतलब हीमोग्लोबिन की अधिकतम जो बंधुता होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। अगर एक बात करें कि हम नासिका क्षेत्र के थ्रू हम अगर क्या सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये हवा आती है, तो हवा में अगर CO की मात्रा और CO2 की मात्रा और O2 की मात्रा, एक्चुअली हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन और CO एक साथ जाए ना फेफड़े में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 को एक साथ देखकर हीमोग्लोबिन एकदम क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। लेकिन वो किसको एक्सेप्ट करेगा अधिकतर वो CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड से उसकी अधिकतम बंधुता होती है, ठीक है। वो ऑक्सीजन को नहीं लेगा, वो CO को लेगा। तो आप देखते हैं जब कहीं धूल धुकड़ होता है, गाड़ियों का धुआं निकलता है, जब आप वहाँ पे रहते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे CO भी और O2 भी दोनों जाता है आपके फेफड़े में। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो आपके CO को, आपके नहीं मतलब जो बाहरी होता है वायुमंडल, उस CO को अधिक ऑब्जर्व करता है, उसको ब्लड में ले जाकर मिलाता है, ठीक है, क्योंकि क्या होती है, उसके साथ उसकी बंधुता ज़्यादा होती है, उसके साथ उसकी मित्रता ज़्यादा होती है, इसलिए जाकर वो CO को ब्लड में मिला जाता है। इसलिए क्या होता है, हमको लगता है चक्कर आने, और ब्लड क्या हो जाता है, वो थोड़ा मतलब विशुद्ध हो जाता है। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से मतलब वो होता है, ठीक ना। यानी वही बात है, हीमोग्लोबिन की जो होती है अधिकतम बंधुता वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, न कि ऑक्सीजन के लिए होती है। ये एकदम राइट है। समझ रहे हैं। अगर वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और O2 साथ जाए तो सबसे अधिक वो जिसको एक्सेप्ट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो वो CO को करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को करेगा। समझ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का रंग लाल होता है, क्यों होता है? तो इसको जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। हम समझ गए, हमने इसका पहले रीजन बता दिया है कि रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि जो उसमें होता है हीमोग्लोबिन, वो फेफड़े से मतलब वहाँ पे जो पहुँचा होता है बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को फेफड़े से ये क्या होता है, ऑब्जर्व करके और रक्त में मिलाता है, जिससे क्या क्या होता है कि रक्त का जो रंग होता है वो लाल चमकदार हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं। तो यही कारण है, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है, जब उसमें ऑक्सीजन मिलता है, यानी कहने का मतलब रक्त शुद्ध हो जाता है। समझ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए
तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम हो सकते हैं? यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो व्यक्ति के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी सभी धमनियां संकुचित हो जाएंगे, क्या होंगी? सिकुड़ जाएंगे। समझ रहे हैं? देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को दोस्तों। दोस्तों देखिए, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए, उसमें अगर गलत प्रकार का कुछ गलत ब्लड उसमें चढ़ा दिया जाए उसके बॉडी में, तो रक्त थक्का बन जाता है तथा धमनियाँ क्या होती हैं? वो संकुचित या सिकुड़ जाती हैं। समझ रहे हैं? ये उसका परिणाम हो सकता है गलत रक्त चढ़ाने का। चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। सामने है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना का कारण क्या है? जोड़ पर जो जोड़ होता है हड्डियों का, यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। किसका कारण है? उसको कहते हैं गठिया। क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं गठिया रोग। ओके, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को दोस्तों। सो फ्रेंड्स देखिए ध्यान से अपना यहाँ पे रक्त में मूल कह रहा है, रक्त में मूत्रमल मतलब मूत्र में जो अम्ल होता है उसको बोलते हैं मूत्राम्ल। ठीक है, मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग, ये एक प्रकार का गठिया रोग हो जाता है। समझ रहे हैं ना? ये कह रहा है इसके रीजन में रक्त में मूत्राम्ल मतलब मूत्र में जो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है ना, वो रक्त में इसके उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड मतलब यूरिक अम्ल क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग, जिसका एक प्रकार का मतलब क्या है? ये गठिया रोग है, हो जाता है। समझ रहे हैं? तो यही रीजन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर, जो जिसको ब्लड बोलते हैं, खून बोलते हैं, मिल जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी उभयचर जो एम्फीबिया होते हैं, जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित जो रुधिर होता है वो मिल जाते हैं, आपस मिल जाते हैं। देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। दोस्तों देखिए, उभयचर तथा अधिकांश सरीसृप में द्विक परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन हृदय हमेशा दो पंपों में विभक्त नहीं होता। देखिए कह रहा है, उभयचर तथा अधिकांश सरीसृप में द्विक परिसंचरण तंत्र में दो प्रकार का, दो टाइप से, ठीक है, होता है, लेकिन हृदय हमेशा दो पंपों में विभक्त बटा नहीं होता है, जिसके कारण ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। उभयचरों में 3 कक्षों में युक्त हृदय पाया जाता है। समझ रहे हैं? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस उभयचर में आता है जैसे मेंढक हो गया और भी जो जीव होते हैं जो जल और स्थल पर रहते हैं, उसमें वो सभी शामिल हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव मस्तिष्क में कितने नीलय होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो 4 नीलय होते हैं। ये देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को दोस्तों आपके सामने ये है, देखिए ध्यान से दोस्तों। मानव मस्तिष्क में 4 नीलय होते हैं, 2 पार्श्व नीलय जो कि दाएं एवं बाएं गोलार्ध में स्थित होते हैं। ठीक है, इसमें 4 नीलय होते हैं, 2 पार्श्व नीलय जो कि दाएं एवं बाएं गोलार्ध में स्थित होते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में तृतीय नीलय और पश्चिम मस्तिष्क में चतुर्थ नीलय होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क जो होता है सबसे पहला मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का पार्ट, उसमें तृतीय नीलय, और पश्चिम मस्तिष्क में जो सबसे पिछड़ा होता है उसमें चतुर्थ नीलय होता है। ठीक है, जो मस्तिष्क होता है इसके 3 मुख्यतः भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, जो अग्र मस्तिष्क का जो भाग होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रम। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, यही क्या होता है, इसी भाग में जो भी हम सोचते हैं, याददाश्त रखते हैं, जो भी चीज़ याद रखते हैं, ठीक है, यही सोचने समझने का और याददाश्त शक्ति का जो काम करता है यही करता है अग्र मस्तिष्क में, जो है जिसका नाम है सेरिब्रम। समझ रहे हैं? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, तो हीमोग्लोबिन है। श्वसन रंजक कौन है? तो हीमोग्लोबिन है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। दोस्तों देखिए ध्यान से, श्वसन में गैसों का वहन रुधिर द्वारा होता है, किंतु रुधिर, जिसको खून कहते हैं, किंतु रुधिर स्वयं इन गैसों O2 तथा CO2 का वहन नहीं कर सकता। इस कार्य के लिए रुधिर में श्वसन रंजक रिस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। ठीक है, मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है। समझ रहे हैं? जिसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो इस प्रकार से इसका ये रीजन हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।